गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर पेपर तो अच्छा हो गया। अच्छा हो गया। हाँ सर, इजी आया था बहुत। ओके ओके ओके, ठीक है। मेरे को भेजना, अगर पेपर हो ना, पेपर की सॉफ्ट कॉपी अगर हो तो मेरे को भेजना। सर हमारा सर सर सॉफ्ट कॉपी नहीं है सर, वो आया था गूगल फॉर्म पे। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, फिर तो मार्क्स तो मिल गए होंगे हाथ के हाथ। सर नहीं, वो मैम चेक करके देंगी ना। अच्छा अच्छा, ठीक एमसीक्यू ठीक। थे सर 10 और 3 थे लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें ऐड फाइल करके करना होता है ना। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। सर आज मेरा भी एग्जाम हो कितने गया। भाई? ठीक है, कैसा हुआ? सर अच्छा हुआ था। चलिए ठीक है। मार्क्स? सर वो मैम चेक करके देंगी। अच्छा, चलिए जी। अब हम कर रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने देखी थी कि मेटल्स आर मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब ये होता है कि हम उनको लगातार, अगर हैमर से अगर हम उनको स्ट्राइक करेंगे तो दे विल बी कन्वर्टेड इनटू इनटू थिन शीट्स, शीट्स। है ना, वो शीट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है? दे आर मैलिएबल। ये हमने लास्ट टाइम कर लिया था। फिर दूसरी प्रॉपर्टी, अगर हम मेटल्स को खींचना शुरू करें, हम उनमें ताकत लगाएं और हम उनमें उनको खींचना शुरू करें, तो दे आर डक्टाइल। वो डक्टाइल होते हैं, मतलब वो दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। तो सेकंड प्रॉपर्टी जो है, दे आर डक्टाइल। ठीक है। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, मेटल्स की थर्ड प्रॉपर्टी होती है कि दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ठीक है, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। आप में से किसी भी बच्चे को जो ये मैं लिखवा रहा हूँ, ये नोट करने की अभी जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ आप लोग स्क्रीन पर देखिए और समझिए। ठीक है, नोट्स मैं आपको क्लास के बाद भेज ही दूंगा। ये मैंने कुछ नोट्स आपको भेजे भी थे लास्ट टाइम। यस सर। ठीक है। अच्छा, फिर फोर्थ प्रॉपर्टी जो है, मेटल्स आर। हाँ जी, सर कुछ बोल रहे नमस्ते। हैं? कुछ बोल रहे हैं? कुछ प्रॉब्लम है? सर नमस्ते। ओके। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो हीट के तो अच्छे कंडक्टर होते ही हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो इलेक्ट्रिसिटी के भी अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल। सर ये नोट करना है। इलेक्ट्रिसिटी के भी अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। अच्छा, कुछ कुछ जो स्पेशल पॉइंट्स हैं, वो आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, हीट के अच्छे कंडक्टर हैं, लेकिन इसमें ये बताया था कि लेड इज पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। लेड एक मेटल होता है, लेड एक मेटल होता है, वो हीट का कंडक्टर होता है, लेकिन बहुत पुअर कंडक्टर होता है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं करता। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसी तरीके से जैसे मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें भी ऐसा होगा कि कोई मेटल बहुत अच्छा कंडक्टर होगा, कोई थोड़ा कम अच्छा कंडक्टर होगा। तो इसमें एक हम सिल्वर के बारे में स्टडी करेंगे कि सिल्वर जो होता है, सिल्वर गुड कंडक्टर होता है, बेस्ट कंडक्टर होता है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये हो गई बेटा चौथी प्रॉपर्टी कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और मेटल्स में भी सिल्वर जो है, वो सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है। उसके बाद ये चार प्रॉपर्टीज हो गई। चार के बाद में मुझे लगता नहीं है कि इसमें आपको कोई बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। किसी भी बच्चे को कोई पॉइंट ऐसा लगता है कि दोबारा बताने की जरूरत है तो प्लीज बताइएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये हमारी चौथी प्रॉपर्टी हुई। चौथी प्रॉपर्टी के बाद में पांचवी प्रॉपर्टी है
सर एक बार सेकंड फिर से बता दीजिए। बेटा आवाज ना थोड़ी खराब आ रही है, दोबारा बताओ। सर एक बार सेकंड वाली फिर से बता दीजिए। हाँ, सेकंड प्रॉपर्टी है कि दे आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी भी मेटल को पकड़कर ना खींचना शुरू करते हैं तो इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। वो जो मेटल है वो वायर की तरह खींचता चला जाता है। ठीक है, मान लीजिए आप कोई मोटा सा बड़ा सा टुकड़ा है कॉपर का, और हम कॉपर पर लगातार फोर्स लगा रहे हैं उसको खींचने के लिए। तो जैसे हम कॉपर को लगातार खींचने की कोशिश करते हैं ना, तो वो खींचता चला जाएगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ थिन वायर। इसको कहते हैं डक्टिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। बताइए, क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, हर्षित कुछ पूछ रहे थे? सर वो मैं कुछ और कर रहा था, वो रिवर्स हो गया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके एक्सक्यूज मी बाद सर। हाँ जी बेटा बताओ। सर सिल्वर इलेक्ट्रिसिटी का तो बेस्ट कंडक्टर है ही, हीट का भी है। हीट का नहीं, हीट का भी, हीट का एक अच्छा कंडक्टर होता है, लेकिन सिल्वर जो है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बोला जाता है कि सभी तरीके से, जैसे हम मान लीजिए अभी तो मेटल्स की बात कर रहे हैं, तो मेटल्स की प्रॉपर्टीज में हम ये कहते हैं कि जैसे ये सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये सिर्फ मेटल की बात नहीं होगी। हम ये कहेंगे कि जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ना, जैसे आपने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में पढ़ा था कि जो एसिड्स होते हैं, डाइल्यूट एसिड्स, दे आर आल्सो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये उन एसिड्स से भी, और अगर कोई अलॉय है तो उस अलॉय से भी हर तरह से सबसे अच्छा कंडक्टर अगर कोई होता है तो वो सिल्वर होता है। तो ये ओवरऑल बताया गया। फिर अगर मैं बात करता हूँ हीट के कंडक्शन की, तो हीट का कंडक्शन भी सिल्वर बहुत अच्छा करता है। ठीक है, लेकिन बेस्ट करता है या नहीं ये नहीं कह सकते हम। ओके सर। हाँ जी, लक्ष्य क्या पूछ रहे हो तुम? मेटलिक वायर कैन नॉट बी ब्रोकन। नहीं बेटा, तोड़ा नहीं जा सकता मेटल पर एक टाइम पे तो वो भी टूट तो जाएगी। मेटल की वायर को हम ऐसे नहीं तोड़ सकते। मेटल की वायर हमेशा आप देखिएगा कि एक पॉइंट ऐसा आता है कि आप उसको खींचोगे वो खींचना बंद हो जाएगी लेकिन टूटेगी नहीं। मेटल्स कैन ओनली बी कटेड, उनको काटा जा सकता है। समझ गए? यस सर, यस सर। तो अगर आप सोचेंगे आप ऐसे खींचते 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 तोड़ देंगे, नहीं टूटेगा। मेटल की यही, प्योर मेटल की यही प्रॉपर्टी है। ठीक है? यस सर, अच्छा, यस सर। पांचवा पांचवा जो इसका प्रॉपर्टी है, पांचवी प्रॉपर्टी है दे आर लस्ट्रस। दे आर लस्ट्रस। बेटा लस्ट्रस का मतलब होता है शाइनी। लस्ट्रस का मतलब होता है शाइनी। जितने भी मेटल्स होते हैं उन पर शाइन होती है, अच्छी शाइन होती है मेटल्स पर। तो ये उनकी एक प्रॉपर्टी होती है। तो अगर एक चीज और होती है कि मेटल्स शाइनी तो होते हैं, लेकिन होता क्या है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब वो एयर के साथ में या वाटर के साथ में when they are exposed to air or when they are exposed to water, तो उनकी जो शाइन है वो धीरे धीरे डल हो जाती है, उनके ऊपर एक ऑक्साइड की फिल्म जमा होने लगती है। अगर मैं आयरन की बात करूं तो जब ऑक्साइड की फिल्म जमा हो जाती है आयरन के ऊपर, ठीक है, प्योर आयरन के ऊपर, तो मैं उसको क्या बोलता हूँ? मैं उसको बोलता हूँ रस्टिंग। जानते हैं ना आप लोग रस्टिंग, RUSTING, रस्टिंग। यस सर। जिसको कहते हैं कि आयरन पर या लोहे पर जिसको हम बोलते हैं कि जंग लग गया, लोहा खराब हो गया। तो बिकॉज मेटल्स आर शाइनी, उनकी सरफेस इज पॉलिशेबल। उनकी जो सरफेस होती है उस पर मैं पॉलिश कर सकता हूँ बड़े आराम से। किससे बचने के लिए? ऑक्सीडेशन से बचने के लिए। मेटल्स आर लस्ट्रस एंड हेंस दे कैन बी पॉलिश्ड। आपको नोट्स में भेजूंगा, आप अच्छे से पढ़ लेना उसको। पांचवा पॉइंट क्लियर है सभी को? ये मेटल्स की पांचवी प्रॉपर्टी है। फिजिकल प्रॉपर्टी वो वाली प्रॉपर्टीज होती हैं which can be observed physically। मैं फिजिकली उनको ऑब्जर्व कर सकता हूँ, देखकर ऑब्जर्व कर सकता हूँ। ठीक, चलिए जी, उसके बाद यस सर। हाँ जी, उसके बाद हम छठी प्रॉपर्टी देखते हैं। दे आर जनरली hard, they are generally hard except sodium and potassium। वो जनरली हार्ड होते हैं, सिर्फ सोडियम और पोटेशियम को छोड़ दीजिए, ये एक्सेप्शंस होते हैं। तो हमने ये कहा मोस्ट ऑफ द मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये जितने भी मेटल्स होते हैं, ये जितने भी मेटल्स होते हैं सारे के सारे बहुत हार्ड होते हैं। हार्ड का मतलब क्या है? हार्ड का मतलब होता है दे कैन नॉट बी कट विद अ नाइफ। अगर हम चाकू से उनको काटने की कोशिश करें ना, वो कटेंगे नहीं। हार्ड का मतलब यही होता है।
कि कोई चीज कितनी हार्ड है, अगर मैं उसको चाकू से काटने की कोशिश करूंगा तो वो चीज कटेगी नहीं, ठीक है। दे कैन नॉट बी कट विद अ नाइफ, whereas there is an exception, सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम ये एक्सेप्शनल होते हैं मेटल्स, कि अगर मैं चाकू से इनको काटने की कोशिश करूं तो ये कट जाएंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हार्डनेस क्या होती है, हार्डनेस इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच एनी मेटल कैन नॉट बी कट विद द हेल्प ऑफ अ नाइफ। कि चाकू से अगर मैं किसी को काटने की कोशिश करूं और वो ऑब्जेक्ट नहीं कटता है तो हम बोलेंगे वो ऑब्जेक्ट हार्ड है। तो दिस इज द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ हार्डनेस। हम कहते हैं कि किसी चीज को मैं दबा रहा हूँ और वो नहीं दब रहा है, उसको हार्ड बोले नहीं। हार्डनेस की जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो ये है कि जिसको मैं नाइफ से काटने की कोशिश करूं और वो ना कट पाए तो हम बोलेंगे दैट इज हार्ड। उसके बाद 6 के बाद 7th पॉइंट देखते हैं। 7th पॉइंट है कि मेटल्स आर जनरली स्ट्रॉन्ग। मेटल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, दे आर जनरली स्ट्रॉन्ग। फिर से लिख रहा हूं मैं, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। दिखाई दे रहा है सभी को यहाँ तक? एक्सेप्ट Yes, sir. सोडियम एंड पोटेशियम। बेटा सोडियम का सिंबल होता है Na, पोटेशियम का सिंबल होता है K। तो दे आर जनरली स्ट्रॉन्ग, वो जनरली स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब सवाल ये उठता है सर हम तो हार्ड को ही स्ट्रॉन्ग समझते हैं, तो अब याद रखिएगा, एक एक बच्चा याद रखे, हार्डनेस का मतलब क्या होता है कि जिस चीज को मैं चाकू से ना काट पाऊं उसको मैं बोलूंगा हार्ड। स्ट्रॉन्गनेस का मतलब क्या होता है कि एनीथिंग विच कैन होल्ड वेट, जो ज्यादा से ज्यादा वजन उठा सके। अगर आप देखेंगे कि हम अगर मान लीजिए बड़ी से बड़ी क्रेन की बात करते हैं, जो क्रेन होती है, आपने देखा है ना क्रेन होती है, क्रेन में आगे हुक लगा रहता है, ऐसे एक बड़ा सा उसमें पोल निकला होता है, उस पोल में से ऐसे एक हुक लगा होता है, और यहाँ से ये इस तरीके का एक हुक होता है लोहे का, ठीक है। और फिर हम इसके अंदर कोई भी आयरन का या कॉपर का कोई भी वायर, मोटा सा वायर बांध कर और फिर हम बड़े से बड़े कंटेनर्स को उठा लेते हैं। क्रेन, ये क्रेन है, समझ गए आप लोग? Yes, sir. तो ये जो क्रेन का जो ये हुक होता है ना बेटा, ये जो हुक होता है, अब सोचो कि ये वाला हुक अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा या ये वाला जो वायर है अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो क्या ये इस बॉक्स को उठा पाएगा? नहीं उठा पाएगा, बार बार Yes, sir. है ना। ऐसा थोड़ी है भाई, आप अगर मान लीजिए कोई धागा है या कोई मामूली सी रस्सी है, आप उस रस्सी को बांधने और मतलब उस पर आप 500 600 या 1000 किलो का वजन उठाने की कोशिश करें, अरे रस्सी तो एक झटके से टूट जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए अगर आपने देखा होगा जो हाथी होता है बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत मजबूत होता है। तो हाथी के अंदर इतनी ताकत होती है, इसीलिए हाथी को मोटी लोहे की जंजीर से बांधा जाता है, ठीक है। और कभी भी आपने ये देखा है कि कोई छोटा सा कुत्ता है, कुत्ते को अगर बांधते हैं, डॉग को अगर बांधते हैं, तो वो कपड़े का बना हुआ पट्टा होता है, ठीक है। तो उसके लिए कोई जंजीर यूज नहीं करता, क्योंकि डॉग के अंदर उतनी एनर्जी नहीं है कि वो झटके से उसको, अपनी गर्दन के झटके से वो उसको पट्टे को तोड़ पाए। तो हम ये कहते हैं कि एनीथिंग विच कैन होल्ड वेट, जो वजन उठा सके उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग। जिस चीज को हम चाकू से ना काट सके उसको हम बोलते हैं हार्ड, ठीक है। तो हार्डनेस और स्ट्रॉन्गनेस दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया? Yes, Anything, sir. anything which can hold weight is strong. Anything which cannot be cut with the help of a knife is hard. So this is the basic difference between hardness and softness. और दोनों के दो ही एक्सेप्शन है कि सारे के सारे मेटल हार्ड होते हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। सारे के सारे मेटल स्ट्रॉन्ग होते हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। समझ में आ गया? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, हर्षित बेटा बताओ, कुछ पूछ रहे हो? नो सर। अच्छा ठीक है बेटा। इसके बाद में जो अगली Excuse प्रॉपर्टी me, sir. हाँ जी बेटा बताओ। सर जो ये हुक वाला एग्जांपल है, हाँ सर अगर हुक को सर प्योर मेटल से ना बना के सर एलॉय से बनाए तो? अलॉय से बनाओगे तो और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। अलॉय से क्या होता है कि मेटल की मजबूती और ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो ये हमारी हुई 7th प्रॉपर्टी। 7th प्रॉपर्टी के बाद में मैं 8th प्रॉपर्टी देखूंगा
metals are and they are solids at room temperature. They are solids at room temperature. Room temperature क्या होता है? रूम टेम्परेचर जनरली हम लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस को हम रूम टेम्परेचर लेते हैं। तो मेटल्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। और इसमें एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्ट मरकरी एक्सेप्ट मरकरी व्हिच इज अ लिक्विड मेटल। ठीक है, तो ये एक इसका एक्सेप्शन हो गया कि मरकरी एक ऐसा मेटल होता है जो कि लिक्विड की फॉर्म में होता है। बाकी सारे के सारे मेटल्स जो हैं वो सारे के सारे सॉलिड्स होते हैं। तो मैंने अभी तक देखी 8 प्रॉपर्टी, फटाफट से एक बार रिवाइज करते हैं 8 की 8 प्रॉपर्टी। पहली, मेटल्स आर मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब ये है कि हैमर से स्ट्राइक करेंगे तो दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, दे आर डक्टाइल। इसका मतलब क्या है कि मेटल्स को अगर मैं लगातार हाथ से जोर लगाकर या किसी मशीन से हम खींचते चले जाएंगे तो दे विल बी कन्वर्टेड इनटू स्मॉल स्मॉल थिन वायर्स, बट दे विल नॉट बी ब्रोकन, टूटेगा नहीं। ठीक। थर्ड प्रॉपर्टी, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। वो हीट को बहुत अच्छे से कंडक्ट करते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है कि लेड इज द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। ये मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूँ ये नोट्स में भी मेंशन है। ये पॉइंट्स किस लिए लिखवा रहा हूँ? क्योंकि इन पर कई बार क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो वो नोट्स में आपको साथ साथ लर्न करके चलना है। फोर्थ है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से कंडक्ट करते हैं। और इसमें एक पॉइंट है कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर फिफ्थ पॉइंट है, मेटल्स आर लस्ट्रस, यानी कि वो शाइनी होते हैं एंड आल्सो दे कैन बी पॉलिश्ड। उन पर पॉलिश करी जा सकती है, क्योंकि अगर पॉलिश करते हैं तो हम उसको बचा सकते हैं मेटल को कि वो रस्टिंग से या फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर से वो बच जाएगा। 5 प्रॉपर्टी ये हो गई बेटा। फिर छठी प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि मेटल्स आर जनरली हार्ड। हार्डनेस का मतलब होता है विच कैन नॉट बी कटेड विद अ नाइफ। मेटल को किसी आप चाकू से काट नहीं सकते। इसका एक्सेप्शन होता है सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम को आप चाकू से काट सकते हो। उसके बाद अभी थोड़ी देर के लिए वीडियो गई है, हाँ चलिए आ गई। फिर सेवंथ देखिए, दे आर जनरली स्ट्रॉन्ग। जनरली स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है? मेटल्स जनरली स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगेन स्ट्रॉन्गनेस का मतलब दे कैन होल्ड वेट्स, दे कैन होल्ड लार्ज वेट्स। इनका एक्सेप्शन होता है अगेन सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक। उसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी है कि मेटल्स आर जनरली सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। सॉलिड्स होते हैं हमेशा, लेकिन एक ही एक्सेप्शन है, मरकरी। मरकरी इज द लिक्विड मेटल। उसके बाद नाइन्थ जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है मेटल्स दे हैव हाई मेल्टिंग they have high melting and boiling points। इनके melting point और boiling point बहुत ज्यादा हाई होते हैं। ठीक है, they have high melting and boiling points। और यहाँ पर भी धोखा कौन देता है? सोडियम और पोटेशियम। एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम के बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत कम होते हैं। सोडियम का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से भी कम, 98 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से पोटेशियम जो है बॉईल कर रहा हूँ, सॉरी मेल्ट होना शुरू हो जाता है। उसी तरीके से जो पोटेशियम है, पोटेशियम 64 डिग्री सेल्सियस पर ही मेल्ट हो जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि अगर कंपेयर करा जाए इनका आयरन के साथ में, तो आयरन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 1535 डिग्री सेल्सियस। तो देखो 1535 डिग्री सेल्सियस, इतना ज्यादा टेम्परेचर जब लोहे का करा जाता है ना, तब लोहा पिघलता है और फिर उसको अलग अलग तरीके की शेप दी जाती है। जैसे हम देखते हैं ना कि गाड़ी है या कोई बड़ा सा पिलर है या कोई रेल है। रेल जो होती है जिसके ऊपर ट्रेन चलती है, रेल मतलब जो पटरी जिसको आप बोलते हैं हिंदी में, उसको इंग्लिश में बोलते हैं रेल। तो जो रेल होती है वो भी आयरन की बनी होती है। तो ये जो अलग अलग शेप्स हैं, ये अलग अलग शेप्स लोहे को पिघला कर दी जाती हैं। और पिघलाया कहाँ जाता है? एक टेम्परेचर पहुंचाया जाता है उसका, तो वो टेम्परेचर होता है 1535 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही अगर कॉपर की बात करी जाए तो 1083 डिग्री सेल्सियस। तो कहाँ तो 1000 से भी ऊपर टेम्परेचर, और कहाँ सोडियम और पोटेशियम के टेम्परेचर सिर्फ 98 डिग्री सेल्सियस और 64 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसका मतलब
सोडियम और पोटेशियम यहाँ पर भी एक्सेप्शन है। बाकी जितने भी मेटल्स हैं उन सब का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक्सेप्शन है सोडियम एंड पोटेशियम। फिर 10th पॉइंट देखेंगे, इसकी जो 10th फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल्स की वो है दे हैव हाई डेंसिटीज, दे हैव हाई डेंसिटीज, इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। और यहाँ पर भी अगेन धोखा दे रहा है सोडियम और पोटेशियम, यहाँ पर भी सोडियम और पोटेशियम ने गड़बड़ कर दिया, ठीक है। तो सोडियम और पोटेशियम की डेंसिटी हाई नहीं होती। डेंसिटी हाई से एक चीज और हमें समझ में आती है, एक मिनट वेट करिए। हाई डेंसिटी से हम एक चीज और समझते हैं, जैसे आप लोग सभी जानते होंगे कि अगर मैं डेंसिटी की बात करता हूँ तो डेंसिटी का मतलब होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला बताएंगे मुझे? मास अपॉन वॉल्यूम। बिल्कुल सही, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करूं तो वॉल्यूम तो उसकी फिक्स होती है, और जो मास है डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है। तो अगर किसी की हाई डेंसिटी है तो इसका मतलब क्या है कि उसका जो मास है वो भी ज्यादा होगा, उसका वजन भी ज्यादा होगा। तो दे आर जनरली हैवी सब्सटेंसेस, तो दे हैव हाई डेंसिटीज, इनकी डेंसिटी बहुत हाई होती है, इसका मतलब थोड़े हैवी भी होते हैं ये। एंड एक्सेप्शन फिर से वही है सोडियम और पोटेशियम के, सोडियम और पोटेशियम की डेंसिटी हाई नहीं होती। उसके बाद अगला देखते हैं बेटा, 11th प्रॉपर्टी है, 11th प्रॉपर्टी है मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस जानते हैं? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। क्या? Sir, they make ringing sound when struck. बिल्कुल ठीक है, जब उनको स्ट्राइक करा जाता है तो रिंगिंग साउंड निकलती है, टन टन इस तरीके की आवाज निकलती है, जैसे घंटी बजने की आवाज होती है वैसी आवाज निकलती है, ठीक है ना। आप ये देखिएगा कि ये फ्लास्क रखा हुआ है मेरे पास, तो ये जो फ्लास्क है ये मेटल का बना हुआ है, स्ट्राइक करेंगे तो ये वाली जो आवाज है दिस इज नोन एज रिंगिंग साउंड। तो ये जो रिंगिंग साउंड है, ये रिंगिंग साउंड सिर्फ तभी निकलती है जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो किसी मेटल का बना हुआ होता है, तो मेटल्स हैव रिंगिंग साउंड। अब उसके अलावा आप क्या करें, आप ये प्लास्टिक का आप ये बॉक्स ले लीजिए, ये प्लास्टिक के बॉक्स में क्या है, इसको आप इसको करोगे तो ये ठक 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 की आवाज आएगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये आपकी रिंगिंग साउंड नहीं है। तो रिंगिंग साउंड कौन निकालेगा, सिर्फ और सिर्फ मेटल, और रिंगिंग साउंड की प्रॉपर्टी को ही कहा जाता है सोनोरस। मेटल्स आर सोनोरस, यानी कि दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। उसके बाद हमने ये कहा कि ये एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है मेटल्स का, बिकॉज दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। ये एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है जिसकी वजह से हम मेटल्स को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए यूज करते हैं, बिकॉज दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। उसके बाद हम सर सोडियम और पोटेशियम भी रिंगिंग साउंड करते हैं। सब इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। यहाँ पर जितने भी मेटल्स हैं सब रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद 11th के बाद बेटा 12th प्रॉपर्टी देखते हैं। 12th प्रॉपर्टी क्या है कि मेटल्स यूजुअली हैव सिल्वर और ग्रे कलर। They have silver or ग्रे कलर। इनका या तो सिल्वर कलर होता है या ग्रे कलर होता है, एक्सेप्ट कॉपर एंड गोल्ड। यहां पर एक्सेप्शन क्या है, कॉपर, एक्सेप्ट कॉपर एंड गोल्ड, ये एक्सेप्शन है। दे हैव सिल्वर और ग्रे कलर। अच्छा, आप लोग अगर कभी भी देखें कि अगर आपने किसी कार की वर्कशॉप में देखा हो कि जैसे मान लीजिए किसी कार का एक्सीडेंट हो जाता है
तो जब कार का एक्सीडेंट हो जाता है, वहां पर कहीं डेंट पड़ जाता है कार में, तो वो क्या करते हैं, उसको ना हैमर से, जहां पर भी जितना भी उसके अंदर डेंट पड़ गया है, उसको हैमर से धीरे धीरे स्ट्राइक कर करके ठीक करते हैं। फिर उसके बाद उस पर पेंट दोबारा किया जाता है। तो पेंट दोबारा करने से पहले जो पुराना पेंट है वो सारा ना रब कर करके धीरे धीरे घिस कर रबिंग से सारा पेंट निकाला जाता है। तो आप देख लीजिए, चाहे आपकी कार व्हाइट कलर की हो, चाहे ब्लैक कलर की हो, ब्लू की हो, रेड की हो, किसी भी कलर की हो, लेकिन जब उसको रब करके उसका कलर हटा दिया जाता है तो अंदर से वो लगभग लगभग सिल्वर या ग्रे कलर का निकल के आता है। सभी बच्चों ने देखा, कभी ध्यान दिया है? Yes, sir. किसी भी मेटेलिक चीज का जब हम रबिंग करते हैं तो मेटल्स पर जनरली पॉलिश इसलिए करी जाती है ताकि वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन और मॉइस्चर से बच सके, ताकि उस पर किसी भी तरीके की रस्टिंग ना हो। तो जब उसकी पॉलिश रिमूव करी जाती है तो आप अंदर से देखेंगे वो या तो सिल्वर या ग्रे कलर का निकलेगा। तो दिस इज एन इम्पोर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। और इसमें क्या होता है कि एक्सेप्शन होता है कॉपर। कॉपर का जो कलर है वो रेडिश ब्राउन कलर की ही होती है कॉपर। दूसरा जो गोल्ड है, गोल्ड की आप चेन पहनते हैं, ईयर रिंग्स पहनते हैं, तो वो जो है उसका कलर येलो होता है। समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस सर। Yes, sir. 12 की 12 फिजिकल प्रॉपर्टीज क्लियर है मेटल्स की? यस सर। हाँ जी सर। Yes, sir. अब हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बाद एक्सक्यूज में मी आता है। सर, हाँ जी बेटा बोलो। सर जो कार्स होती है जिनका सिल्वर या ग्रे कलर होता है तो उन पे भी तो पॉलिश के लिए वो कलर फिर से होता होगा ना? हाँ वो तो होता ही है, क्योंकि क्या है ना कि मेटल को अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे, मेटल को अगर आप अनकवर्ड छोड़ देंगे, अनपॉलिश छोड़ देंगे, तो वो क्या करेगा, वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन और मॉइस्चर से रिएक्ट करके उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर जम जाएगी विच इज नोन एज रस्टिंग। ठीक है ना? तो इस वजह से उस पर पॉलिश करी जाती है। पॉलिश करते ही क्या होता है कि देयर विल बी अ कोटिंग ऑन द एंटायर मेटल, तो वो फिर बाहर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन और मॉइस्चर से रिएक्ट ही नहीं कर पाता। समझ गए? तो सर रस्टिंग जो होती है वो सिर्फ आयरन के लिए नहीं और मेटल्स के लिए भी कहा जाता है? किस पर दोबारा बोलो। सर रस्टिंग जो होती है वो मोस्टली हम आयरन के लिए पढ़ते हैं ना, तो वो और मेटल्स के लिए भी हम कह सकते हैं। देखिए क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो प्रॉपर्टी होती है ना रस्टिंग वाली, ये हम रस्टिंग तो स्पेशली नाम दे दिया गया आयरन को, है ना? तो ये क्या होता है, मेटल का या तो ऑक्सीजन से, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, या अब आप जैसे देख रहे हैं कि अब जो वेदर चल रहा है इसमें थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो या तीन तीन दिन के अंतर पर आप देखते हैं थोड़ी थोड़ी बारिश हो जाती है। तो जब बारिश होती है तो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बढ़ती है। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि एटमॉस्फेयर में थोड़ी थोड़ी वाटर ड्रॉपलेट्स रहती हैं। ठीक है, इसीलिए आपको महसूस होता होगा कि थोड़ा चिपचिपापन रहता है, थोड़ा पसीना ज्यादा आता है। तो जब ह्यूमिडिटी होती है एटमॉस्फेयर में, यानी कि एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर कंटेंट है, एटमॉस्फेयर में वाटर है, और ऑक्सीजन यानी कि एयर वो तो एटमॉस्फेयर में रहती ही है। तो ऑक्सीजन के साथ किसी भी मेटल के रिएक्शन को हम बोलते हैं कोरोजन। कोरोजन, CORROSION, कोरोजन। समझ रहे हैं? यस सर। है ना, ये तो कोरोजन होता है। तो कोरोजन क्या करता है बेटा, कोरोजन मेटल को खराब करता है। तो जनरली जब हम बात करते हैं, मतलब इस चीज की कि सिल्वर कलर या ग्रे कलर होता है, तो ये समझाने के लिए एग्जांपल दे दिया जाता है व्हीकल्स का। कि जनरली हम व्हीकल्स की बात करते हैं तो व्हीकल्स में हम देखते हैं जैसे व्हीकल पुराना हो गया या कहीं से कुछ उस पर निशान लग गया तो उसका पेंट हट गया, तो वो धीरे से जब हम देखते हैं पेंट हट गया तो वो अंदर से सिल्वर कलर का निकल के आता है या ग्रे कलर का निकल के आता है। तो वो जो व्हीकल्स हैं, व्हीकल्स जनरली या तो आयरन के बने होते हैं, या फिर व्हीकल्स जो है एल्यूमिनियम के बने होते हैं, या फिर व्हीकल्स बनते हैं टिन के। जो व्हीकल की जो बॉडी होती है वो टिन की बनती है। तो टिन, आयरन या एल्यूमिनियम, इन तीनों ही केसेस में जब ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है तो उसको हम रस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, बट दैट इज रस्टिंग इज अ टाइप ऑफ कोरोजन। अगर मैं बात करूं सिल्वर की, तो सिल्वर जो खराब होता है, सिल्वर के खराब होने को हम बोलते हैं टैर्निशिंग, TARNISHING, उसको टैर्निश बोलते हैं कि वो टैर्निश हो गया। इसी तरीके से हम अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर में एक प्रॉपर्टी होती है कि कॉपर जब खराब होने लगता है तो उसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। सुना है सभी ने? यस सर। Yes, sir. तो मैं डिटेल में इसको देखूंगा। बेसिकली जो जो मतलब पेरेंट टर्म है कोरोजन, और आयरन, टिन और एल्यूमिनियम के केस में कोरोजन को ही रस्टिंग बोला जाता है। मतलब कोरोजन की एक टाइप है रस्टिंग।
समझ गए? Yes, sir. ठीक है, तो दिस वाज ओनली एन एग्जांपल। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो अब ध्यान से देखते चलिए, अगर आपको मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी याद है तो नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली और दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, दे आर मैलिएबल, दे आर डक्टाइल। ठीक है, पहली और दूसरी प्रॉपर्टी ये है, दे आर मैलिएबल, दे आर डक्टाइल। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? दे आर Non-malleable. नाइदर मैलिएबल, ना तो मैलिएबल होते हैं, दे आर नाइदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल, ना ही वो डक्टाइल होते हैं। मतलब नॉन मेटल के केस में अगर आप हैमर से स्ट्राइक करोगे तो वो शीट में कन्वर्ट नहीं होंगे, एक हथौड़ा मारते ही टूट जाएंगे। अगर आप उनको खींचने की कोशिश करोगे तो वो वायर की तरह खींचेंगे नहीं, वो एकदम टूट जाएंगे। तो अगर किसी पर भी हैमर से स्ट्राइक करा जाता है जस्ट टू चेक द मैलिएबिलिटी और वो टूट जाए, अगर किसी को खींचा जाता है जस्ट टू चेक देयर डक्टिलिटी और वो टूट जाए, तो ऐसी चीज को हम बोलते हैं बेटा ब्रिटल। ब्रिटल, दे आर ब्रिटल। ब्रिटल मतलब सर डायमंड इनका एक्सेप्शन है ना? क्या बेटा? डायमंड इनका एक्सेप्शन है ना सर? डायमंड एक्सेप्शन है, अभी आता हूँ मैं डायमंड पर भी, अभी बात करेंगे। दे आर ब्रिटल, दैट इज दे ब्रेक इजीली। बताइए बेटा, सभी को समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. अनुभव, कार्तिक, श्रीजा, क्लियर है सबको? यस सर। ओके, अब इसके बाद ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी नॉन मेटल्स की। सेकंड प्रॉपर्टी, पहले बात करूंगा मेटल की, फिर आऊंगा नॉन मेटल पर। मेटल में क्या था? दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर क्या कहेंगे कि ना तो नॉन मेटल्स ना तो हीट को कंडक्ट करते हैं और ना ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो ये पहला और दूसरा पॉइंट जो था मेटल्स का, दोबारा बता रहा हूँ, सभी बच्चे ध्यान से सुने ताकि आपको रटने की जरूरत ना पड़े। पहला और दूसरा पॉइंट जो था मेटल्स का वो था दे आर मैलिएबल, दे आर डक्टाइल। तो उन दोनों पॉइंट्स का अपोजिट है नॉन मेटल्स का पहला पॉइंट कि दे आर नाइदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल, रादर दे आर ब्रिटल, मतलब दे ब्रेक वेरी इजीली। फिर मेटल्स के तीसरे और चौथे पॉइंट की बात करता हूँ। तीसरा और चौथा पॉइंट क्या था? तीसरा पॉइंट था दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, चौथा पॉइंट था दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर उन तीसरे और चौथे पॉइंट को कंबाइन करके मैं सेकंड पॉइंट बताता हूँ नॉन मेटल्स का कि दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट and electricity. बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बैड कंडक्टर का मतलब वो इनको कंडक्ट ही नहीं करते। ठीक है, बल्कि बैड भी मत बोलिए, दे आर नॉन कंडक्टर्स बोलिए आप। नॉन कंडक्टर्स वो कंडक्ट ही नहीं करते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा नॉन कंडक्टर में। ठीक है, लेकिन एक एक्सेप्शन होता है, बताएंगे? ग्रेफाइट। बिल्कुल सही। एक्सेप्शन क्या है इसमें? कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। भाई कार्बन की कई फॉर्म होती हैं, डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है, बकमिंस्टर-फुलरीन होता है। ठीक है, बकमिंस्टर-फुलरीन तो एक एक्सेप्शन होता है कि वो मेटल और नॉन मेटल के बीच की एक चीज होती है, इट बिहेव्स लाइक अ मेटलॉइड। ठीक है, वो चीज तो बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, कार्बन जो है वो कंडक्टर होता है, बहुत अच्छे से कंडक्ट करता एक्सक्यूज मी सर। है। बोलो सर पेंसिल में भी ग्रेफाइट होता है, यानी पेंसिल भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाएगी? यस, करवाएगी, 100% करवाएगी। यस सर। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट देखिए, तो याद करिए हमने 4 पॉइंट्स तो देख लिए। पांचवा पॉइंट क्या था मेटल्स का? दे आर लस्ट्रस। ठीक है, तो नॉन मेटल्स का 4 पॉइंट तो कंप्लीट हो गए। अब नॉन मेटल्स में क्या कहेंगे? दे आर नॉट लस्ट्रस, दे आर नॉन लस्ट्रस। नॉन लस्ट्रस मतलब उनमें चमक नहीं होगी, जिनमें चमक नहीं होती उसको क्या बोलते हैं? दे आर डल, DULL डल, उनका डल अपीयरेंस होगा। बेटा ये इसकी तीसरी प्रॉपर्टी थी मेटल्स की। तो अब तक मैंने कवर नॉन मेटल्स की, तो अब तक मैंने मेटल्स की 5 प्रॉपर्टी कवर करी है। अब छठी प्रॉपर्टी पर आते हैं।
मेटल्स की छठी प्रॉपर्टी क्या थी? दे आर जनरली हार्ड। तो नॉन मेटल्स की छठी प्रॉपर्टी क्या होगी? They are generally soft. Generally soft. दे आर जनरली सॉफ्ट। बताएंगे हार्डनेस क्या होती है? The substance which cannot cut by the knife. बिल्कुल सही, which cannot be cut with a knife, तो they are generally soft। एक्सेप्शन क्या होगा बता देंगे? Carbon. Carbon, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ diamond. डायमंड। डायमंड। बिल्कुल सर थर्ड बिल्कुल। वाले का डायमंड हो सकता है? नहीं, थर्ड वाले का डायमंड नहीं होगा। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, नॉन लस्ट्रस है ना, हाँ यस, इसका एक्सेप्शन डायमंड होगा। यस सर। सर आयोडीन भी तो होता है शायद। हाँ, सर आयोडीन भी तो होता है शायद। आयोडीन नॉन लस्ट्रस का? मतलब किसी को लस्टर्स होता है शायद। बिल्कुल सही कहा, एक आयोडीन भी होती है इसकी एक्सेप्शन, सही कह रहे हैं। आयोडीन में चमक होती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये चार प्रॉपर्टी इसकी हुई, ये सॉफ्टनेस वाली। अब अगली देखिए, दे आर जनरली स्ट्रॉन्ग, ठीक है, दे आर जनरली स्ट्रॉन्ग। तो हम ये कहेंगे दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्गनेस वाली कौन सी प्रॉपर्टी थी मेटल्स की? प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या है? दे आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। तो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है? नॉन मेटल का कुछ फिक्स नहीं होता है। नॉन मेटल्स हमें तीनों तरीके से मिलते हैं। नॉन मेटल सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैसेस की फॉर्म में भी मिलते हैं। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों की फॉर्म में मिलते हैं। तो ये जैसे अभी तक मैंने देखी 5 प्रॉपर्टीज इसकी नॉन मेटल्स की, तो छठी प्रॉपर्टी में यहाँ पर लिख रहा हूँ, इस तरफ मिटा रहा हूँ। अरे सब बच्चों को समझ में आ रहा है ना? नव्या, Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Excuse sir. me, sir. यस सर। Yes, sir. Sir कोई आप कुछ बताओ पूछ आज रहा तक क्या करे हो? सर मैं कह रही थी आप एक बार कार्बन के फॉर्म समझा दो। कार्बन के फॉर्म्स तो मैं पढ़ाऊंगा ना, कार्बन का तो चैप्टर ही पूरा अलग है, पूरे चैप्टर में बताऊंगा। तो सर वो क्लियर नहीं है जो एक्सेप्शंस हैं डायमंड और ग्रेफाइट वाले। वो मैं सब करा दूंगा, चिंता मत करो, अभी तो बिल्कुल शुरुआत है इस चैप्टर की, सारा कुछ करवाएंगे। तो ये बस मैं याद कर लूँ ना एक्सेप्शंस वाले। मैं आपको नोट्स भेज रहा हूँ, आप चिंता मत करो, उसमें सारी चीज लिखी हुई है, ओके सर। ठीक है। और एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। अगला देखिएगा, अगला हम बात कर रहे हैं, जैसे मेटल्स में बोला था कि दे आर जनरली सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी। तो नॉन मेटल्स में क्या है? दे मे बी सॉलिड्स, कॉमा, लिक्विड एंड लिक्विड्स गैसियस। और gases at रूम टेम्परेचर, कुछ भी हो सकते हैं। तो इसके लिए एग्जांपल अगर दिया जाए नॉन मेटल का, तो कार्बन एंड सल्फर, कार्बन और सल्फर ये नॉन मेटल है लेकिन सॉलिड्स हैं। उसके बाद ब्रोमीन, ब्रोमीन एक नॉन मेटल है और ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और उसके बाद गैसेस तो बहुत सारी हैं, सारे ही नॉन मेटल होते हैं, जैसे हाइड्रोजन कह दिया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, तो ये गैसेस हैं। तो नॉन मेटल्स आपके तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, सॉलिड्स की फॉर्म में भी, लिक्विड्स की फॉर्म में भी और गैसेस की फॉर्म में भी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, अगला हमने जो पॉइंट लिया था नॉन मेटल्स में, सॉरी मेटल्स में, वो लिया था दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। यहाँ क्या होता है कि दे हैव कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। याद रहे, कंपैरेटिवली, कंपैरेटिवली का मतलब क्या है कि मेटल्स के कंपैरिजन में उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। दे हैव comparatively low melting
एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। एक्सेप्शन क्या होगा बताएंगे? एक्सेप्ट डायमंड, अगेन डायमंड। हाँ जी, अगेन एक्सेप्शन है यहाँ पर डायमंड। डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा होता है जितना आप सोच भी नहीं सकते, 3500 डिग्री सेल्सियस, इतने पर जाकर मेल्ट होगा, उससे पहले मेल्ट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या था? दे हैव हाई डेंसिटीज। तो यहाँ पर अगला पॉइंट क्या होगा? दे हैव लो डेंसिटीज, लो होती है डेंसिटी। लो डेंसिटी का मतलब ज्यादा हैवी नहीं होता है, हल्के ही होते हैं। फिर अगला था मेटल्स आर सोनोरस। नॉन मेटल्स की बात करेंगे तो दे आर नॉन सोनोरस। सर 6 क्या लिखा है आपने? नीचे सर हाइड्रोजन एंड, मेरी बात सुनो पहले। दे मे बी सॉलिड्स, कॉमन लिक्विड्स और गैसेस एट रूम टेम्परेचर। समझ में आ गया? यस सर। सर वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साइड में क्या लिखा है? अच्छा अच्छा, ये तो गैसेस लिखा होगा बेटा, रिफ्लेक्शन हो रहा है इधर, गैसेस अब दिखाई दे गया होगा। यस सर। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये गैसियस फॉर्म में मिलता है, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में मिलता है, और कार्बन और सल्फर मिलेगा सॉलिड की फॉर्म। मतलब नॉन मेटल्स सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैसेस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप देखिएगा कि नॉन मेटल्स जो हैं, नॉन मेटल्स की भी मैं 9वीं प्रॉपर्टी तक पहुंचा हूं। 9th प्रॉपर्टी क्या है? दे आर नॉन सोनोरस। अगर मेरा बनेगा हो सकता क्या है कि वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है, उसके बाद देखिएगा जो अगली प्रॉपर्टी थी मेटल्स की प्रॉपर्टी थी कि इनका कलर होता है जनरली सिल्वर या ग्रे। सिल्वर या ग्रे कलर होता है मेटल्स का। तो नॉन मेटल्स दे डू नॉट हैव एनी पर्टिकुलर कलर, दे डोंट हैव एनी पर्टिकुलर कलर। अब बता दीजिए फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की और नॉन मेटल्स की क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। हाँ जी सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर बैड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर में कोई डिफरेंस होता है? हाँ जी, मैं बताता हूँ कि बैड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर में तो कोई डिफरेंस नहीं होता। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है बैड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर का मतलब ये है कि वो कंडक्ट तो करेगा लेकिन बैडली करेगा, बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं होगा वो। तो हमने जैसे यहाँ पर लिखा ना सेकंड पॉइंट में, दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन कंडक्टर का मतलब क्या है कि कंडक्ट करेंगे ही नहीं। समझ गए? नॉन कंडक्टर का मतलब ये है कि वो कंडक्ट करेंगे ही नहीं। ओके सर। और अगर बैड और गुड पुअर कंडक्टर की बात करें तो कंडक्ट तो करेगा लेकिन बैडली करेगा, बहुत हल्का हल्का कंडक्ट करेगा। और सर कंडक्टर और गुड कंडक्टर में क्या डिफरेंस है? दोनों सेम है, कंडक्टर और गुड कंडक्टर दोनों सेम है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, और ये जो नॉन कंडक्टर होता है ना, इसको एक शब्द और होता है इसके लिए, इंसुलेटर। सुना होगा शायद। यस सर। यस सर। इंसुलेटर बोलते हैं, हाँ जी इंसुलेटर बोलते हैं उसको। चलिए, अब इसके बाद ये तो हो गई बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज। मुझे लगता है कि सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। उसके यस बाद सर। यस। उसके बाद हम करेंगे जो हमारा इसमें टॉपिक है। पहले तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज देख ली मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। उसके बाद देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की और नॉन मेटल्स की, और बिल्कुल सेम पैटर्न पर लेकर चलेंगे। पहले केमिकल प्रॉपर्टी करेंगे मेटल्स की। जैसे पहली प्रॉपर्टी है मेटल की कि हाउ दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या किस तरीके का कंपाउंड बनाते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी अगर मैं मेटल्स की देखूंगा कि मेटल्स हाउ दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो फिर हम जब नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो वहां पर भी रिएक्शन विद ऑक्सीजन ही देखेंगे। हाउ मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल क्या प्रोड्यूस करते हैं, और हाउ नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज करता हूं तो आप ये समझ लीजिएगा नॉन मेटल्स की भी आप उतना ही इजीली समझ लेंगे। जैसे यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको मेटल्स की समझने में टाइम लगा था लेकिन नॉन मेटल्स में टाइम नहीं लगा, उसी तरह से आपको केमिकल प्रॉपर्टीज में मेटल्स में थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है लेकिन नॉन मेटल्स में टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए
स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, मैं ये मिटा रहा हूं इधर से। तो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। सर जो आप कल चैप्टर 4 की सर क्लास रखोगे वो सुबह रख लोगे सर? बेटा मैं बात कर दूंगा इस बारे में फोन पर, अभी पहले केमिस्ट्री पढ़ो। यस सर। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अब मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो इसमें पहला जो प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन ऑफ metals with oxygen। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन और ब्रैकेट में मेंशन कर दिया ऑफ एयर। ऑफ एयर, एयर का मतलब क्या है कि एयर में ऑक्सीजन मौजूद होती है। ठीक है, मेरे को अलग से स्पेशली इसको लाकर ऑक्सीजन सप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर हम मेटल्स को एयर में भी रख देंगे ना तो दे विल डिराइव ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, वो ऑक्सीजन से ही एयर ले लेंगे और उनके साथ रिएक्ट करेंगे। तो हाउ दे रिएक्ट, ये हम एक एग्जांपल के तौर पर भी पहले बता चुके हैं। हाँ जी बोलो सर, आपने बोला कि वो ऑक्सीजन से एयर ले लेंगे। एयर से ऑक्सीजन ले लेंगे, हो सकता है मैंने गलत बोला हो। हाँ, हमने ये कहा रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन ऑफ एयर, तो एयर में से वो अपने आप ही ऑक्सीजन डिराइव कर लेंगे। ठीक है, तो अब आप देखिएगा कि अगर मैं किसी मेटल की बात करता हूँ तो मेटल अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, मेटल अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया फ्रॉम एयर, मतलब ऑक्सीजन कहां से उसने डिराइव किया, एयर से डिराइव किया, तो मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। समझ गए? यस सर। मेटल का जब ऑक्सीजन के साथ यस रिएक्शन सर। होगा, जब भी मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो फिर वो मेटल ऑक्साइड ही बनाएगा। ठीक है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमें मेटल ऑक्साइड की याद रखनी है। मेटल ऑक्साइड्स की जो आप लोग जानते भी हैं कि दे आर, बिल्कुल सही, दे आर बेसिक इन नेचर। दे आर बेसिक इन नेचर, ये कैसे पता चलता है कि अगर मैं रेड लिटमस पेपर, एक मेटल ऑक्साइड में रेड लिटमस पेपर को मैं इंट्रोड्यूस कराता हूं तो इट विल गेट कन्वर्टेड टू ब्लू कलर, उसका जो कलर है वो ब्लू कलर का हो जाता है। समझ गए? तो Yes, फिर sir. इसके बाद मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको ये समझाता हूँ कि मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव मेटल ऑक्साइड। मेटल क्या होता है, जो कैटायन है वही मेटल है। ठीक है, तो मैंने बोला कि सोडियम प्लस ऑक्सीजन, सोडियम प्लस ऑक्सीजन, बिकॉज सोडियम फॉर्म्स कैटायन, इसलिए सोडियम एक मेटल है। सोडियम प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के आगे 2 क्यों लगाया? आप सब बच्चे जानते हैं कि ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन डाइएटॉमिक स्टेट, तो ऑक्सीजन कभी भी Yes, sir. सिंगली ऐसे O नहीं लिखा जाता, वो गलत है। ऑक्सीजन के आगे हमेशा 2 लिखते हैं। ठीक, अब अलग से आप देखिए कि अगर मैं सोडियम की बात करूं तो बेटा सोडियम का वैलेंसी सोडियम की कितनी होती है 1+। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2-। मालूम है कि नहीं है? यस सर। Yes, sir. भाई Yes, sir. ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,6। तो 6 है ना आउटर मोस्ट शेल में, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेगा, और कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है बाहर से 2, तो इसका मतलब 2-। सोडियम का होता है एटॉमिक नंबर 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, 8, 1। तो इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा। दे देगा। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका वैलेंसी हो गया 1+। और हमेशा हम बात करते हैं क्रॉस ओवर वैलेंसीज की, वैलेंसीज का हमेशा क्रॉस होता है। कैसे? ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2, तो वो तो लिख दिया जाएगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बेटा ऐसे होगा, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है तो ये तो लिख देंगे हम सोडियम के साथ Na2, और सोडियम की वैलेंसी है 1, तो वो मैं लिख दूंगा O के साथ 1।
और लेकिन ये वन जो है ये लिखा नहीं जाता, तो इसलिए इसको वन को हटा देंगे यहाँ से। वन लिखा नहीं जाता, ऑब्वियसली अपने आप ही अंडरस्टैंडेबल होता है कि अगर कुछ भी नहीं लिखा दैट मीन्स वन लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि Na2O1 इस तरीके से है, तो वन को लिखने की जरूरत नहीं होती। मैंने ये कहा, ये बन गया Na2O, और फिर अगर आप चैप्टर 1 रिकॉल करोगे, ठीक, तो हमको मेटल की प्रॉपर्टी से ये पता चल गया कि मेटल का अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो मेटल ऑक्साइड ही बनेगा, और कुछ नहीं बनेगा, कोई बाई प्रोडक्ट नहीं, मेटल ऑक्साइड। उसके बाद फर्स्ट चैप्टर से आप इसको बैलेंस करना जानते हैं। सोडियम के कितने एटम है? एक, ना तो पहले Yes, कुछ sir. लिखा हुआ ना बाद में कुछ लिखा हुआ। सोडियम का एक एटम, यहाँ सोडियम के 2 एटम है, तो इसके आगे 2 लगा दो, सोडियम बैलेंस हो गया। यहाँ ऑक्सीजन के 2 एटम है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन का एक ही एटम है, तो उसको करने के लिए यहाँ पर 2 लगाएंगे। ऑक्सीजन के 2, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन सोडियम बैलेंस नहीं हुआ, तो इसके आगे 4 लगाओगे। बताइए सब बच्चों को क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. सर यस सर। हाँ, अभी जस्ट ये स्टार्टिंग है, इसकी आगे फर्दर प्रॉपर्टीज, केमिकल Yes, प्रॉपर्टीज कल करेंगे। इसकी फर्दर केमिकल प्रॉपर्टीज बेटा कल करेंगे, है ना? तो कल आपकी क्लास रखूंगा, मोस्ट प्रोबेबली कल भी कंबाइंड क्लास ही होगी, क्योंकि मेटल नॉन मेटल दोनों बैच के बच्चों ने करा नहीं है, तो इसलिए मैं एक साथ ही लेकर चल रहा हूँ दोनों बैच को इस वाले चैप्टर के लिए। और जब मैथ्स का टर्न होगा तो दोनों की अलग अलग क्लासेस होंगी, ठीक है? चलिए जी, फिर आज के लिए इतना ही। तो मैं आपको नोट्स अभी भेज दूंगा, रात में भेज दूंगा 10:30-11 बजे के आसपास। नमस्ते सर। नमस्ते। Thank you, नमस्ते sir. सर। कल का बता दो, नमस्ते सर। ओके ओके Thank you, कल का sir. बता दो। ओके। लक्ष्य, मैंने बोला तुमको पहले भी, कॉल पर मैं बात कर लूंगा। अच्छा सर, अच्छा। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा, नमस्ते बोलिए। सर मेरे को बहुत सारे डाउट थे मीन में, मतलब जो मेन टॉपिक है, तो सर मैं आपको आज भेज दूं वो सारे? हाँ, मेरे को भेज देना, व्हाट्सएप कर देना। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके 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 थैंक यू सर। ओके, और मुझे लास्ट क्लास के नोट्स नहीं मिले थे। ठीक है बेटा, मिल जाएंगे, डोंट वरी। ओके। ओके।